Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. This is fourth lecture of breathing and exchange of gases. I hope कि पहले 3 लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे होंगे, तभी आप फोर्थ लेक्चर पे आगे होंगे। और इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और यहां पे हम पढ़ेंगे कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये दो टॉपिक्स हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। आई होप कि आज इस लेक्चर में हमारा ये यूनिट 1 ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिए कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। पहले रेस्पिरेशन कंट्रोल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारी रेस्पिरेशन जो होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये कौन रेगुलेट करता है और ये कैसे रेगुलेट हो जाती है। ठीक है, अगर हम कभी देखिए, अगर हम कभी सोते भी हैं, अगर मैं अभी सो जाऊंगा, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगी, नॉर्मल रेस्पिरेशन हो जाती है। इस चीज को कौन रेगुलेट करता है, ये कंट्रोल हम देखेंगे। ठीक है, सो आप पहला पॉइंट लिखिए, रेस्पिरेशन रेट इज रेगुलेटेड बाय टू कंट्रोल्स। रेस्पिरेशन रेट इज रेगुलेटेड बाय two controllers. Regulated by two controllers. जो रेस्पिरेशन रेट है ना, इसको रेगुलेट करते हैं दो कंट्रोलर्स। ठीक है, दो कंट्रोलर्स हमारे बॉडी में है, सो दैट कि ये हमारी जो रेस्पिरेशन रेट जो होती है, इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नंबर 1 आप लिखोगे नर्वस कंट्रोल, एंड नंबर 2 आप लिखोगे केमिकल कंट्रोल। ठीक है, केमिकल कंट्रोल। तो दो कंट्रोल्स हमारे पास होते हैं सो दैट कि हमारी रेस्पिरेशन रेट क्या होती है सर, ये रेगुलेट होती है। पहले हम इसमें पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल। क्या पढ़ेंगे? नर्वस कंट्रोल। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कि हमारी जो रेस्पिरेशन रेट जो है, इसको कौन कंट्रोल करता है? दो सेंटर्स कंट्रोल करते हैं सर। नंबर 1 इज द नर्वस कंट्रोल एंड नंबर 2 इज द केमिकल कंट्रोल। तो पहले हम पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए नर्वस कंट्रोल। लिखिए आप, बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय 4 रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोनस वेरोली। बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे ना, इसको रेगुलेट करते हैं 4 सेंटर्स जो फ्लोर ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा में और पोनस वेरोली में प्रेजेंट होते हैं। 2 सेंटर्स मेडुला ऑब्लांगेटा के फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं और 2 पोनस वेरोली के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप पहले लिखोगे रेस्पिरेशन। ठीक है, या बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन is regulated by 4 centers present in the floor of medulla oblongata, MO। ठीक है, and पोनस वेरोली। तो 4 रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं हमारे नर्वस कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 4 रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो बेसिक रिदम हमारे रेस्पिरेशन का मेंटेन करते हैं। ठीक है, रेगुलेट करते हैं। ये 4 सेंटर जो है ना, ये
फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं। किसके फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं सर? मेडुला ऑब्लांगेटा के फ्लोर में दो प्रेजेंट होते हैं, दो सेंटर्स, एंड दो सेंटर्स पोनस वेरुलाई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो कहां पे प्रेजेंट होते हैं सर? मेडुला ऑब्लांगेटा के फ्लोर में, और दो पोनस वेरुलाई रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं नर्वस कंट्रोल। ठीक है, ये नर्वस कंट्रोल, ये रेगुलेट करते हैं क्या? रेस्पिरेशन, बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम इन चार सेंटर्स को पहले देखेंगे, डायग्राम बना के हम आराम से लिखेंगे। देखिए, मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। दिस इज द पोनस वेरुलाई रीजन। ठीक है, ये पोनस वेरुलाई का रीजन है। एक सेकंड, ये पोनस वेरुलाई का रीजन है। ठीक है बेटा, दिस इज पोनस, द रीजन ऑफ पोनस वेरुलाई। पोनस वेरुलाई का रीजन है। दिस इज रीजन ऑफ पोनस वेरुलाई। ठीक, एंड अनदर रीजन यहाँ पे, अनदर सेंटर यहाँ पे है पोनस वेरुलाई का। ठीक, और यहाँ पे आपको देखना है ये। ठीक है, और ऐसे ऐसे ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड्स में पूछा गया। मैंने बोला चार सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। नर्वस कंट्रोल की बात करो, चार सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो रेगुलेट करते हैं क्या? जो रेगुलेट करते हैं बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। और जो चार कंट्रोल्स होते हैं ना, ये हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के फ्लोर में, और ये कहां पे होते हैं? पोनस वेरुलाई के फ्लोर में, पोनस वेरुलाई के फ्लोर में। ठीक है, दिस इज द मेडुला ऑब्लांगेटा रीजन, जो यहां से यहां तक है ना, दिस इज द फ्लोर ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, फ्लोर ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। एंड ये जो दो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये पोनस वेरुलाई का रीजन है। ठीक है, पोनस वेरुलाई। दिस सेंटर इज कॉल्ड द एपन्यूविस्टिक सेंटर। क्या? एपन्यूविस्टिक सेंटर। ठीक है बेटा, इसको हम एपन्यूविस्टिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, नो नो, दिस इज एक सेकंड, दिस इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, दिस इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दिस इज एपन्यूविस्टिक सेंटर, APNEUESTIC, एपन्यूविस्टिक सेंटर। ये जो दो सेंटर्स है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूविस्टिक सेंटर, ये आते हैं पोनस वेरुलाई के रीजन में। किसमें? पोनस वेरुलाई के रीजन में। ये कहां पे प्रेजेंट है? ऑन द फ्लोर ऑफ पोनस वेरुलाई। और दो सेंटर्स होते हैं सर, आपने तो चार बोले, हाँ और दो मैं बोले जा रहा हूं। दिस इज एक्सपायरेटरी सेंटर, दिस इज एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर। ठीक है, एंड दिस इज इनस्पायरेटरी सेंटर। ठीक है, दिस इज इनस्पायरेटरी सेंटर, इनस्पायरेटरी सेंटर। तो चार सेंटर्स हमारे नर्वस कंट्रोल में होते हैं जो रेगुलेट करते हैं बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। दो प्रेजेंट होते हैं पोनस वेरुलाई के फ्लोर में, दो प्रेजेंट होते हैं किसमें? मेडुला ऑब्लांगेटा के फ्लोर में। ठीक है, यहां पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूविस्टिक सेंटर ये पोनस वेरुलाई के रीजन में होते हैं, और इनस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर किसके फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं सर? मेडुला ऑब्लांगेटा के फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा के फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा के जो ये दो सेंटर्स मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होते हैं ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज इनस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर। तो पहले आप लिखेंगे इनस्पायरेटरी सेंटर। इफ वी टॉक अबाउट इनस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है, अगर हम इनस्पायरेटरी सेंटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये डोर्सल वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 पॉइंट यहां पे लिखिए आप, इनस्पायरेटरी सेंटर जो है ना, इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। ये डोर्सल वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा इनस्पिरेटरी मसल्स को टू कंट्रोल द नॉर्मल रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो इनस्पिरेटरी सेंटर है, इट इज प्रेजेंट इन द डोर्सल वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा के डोर्सल वॉल में ये इनस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कंट्रैक्शन इनस्पिरेटरी मसल्स की, सो दैट कि नॉर्मल रेस्पिरेशन ये प्रमोट करता है। ठीक है, कौन? इनस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट करेगा, कंट्रैक्ट, ये स्टिमुलेट करेगा
करेगा इंस्पिरेटरी मसल्स को, सो दैट कि ये उसको कंट्रोल करके बोलता है कि आप करो, आप नॉर्मल रिदम इस इंस्पिरेशन या रेस्पिरेशन की करो, ठीक है। दिस इज इंस्पिरेटरी सेंटर। क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द इंस्पिरेटरी मसल्स टू कंट्रोल द नॉर्मल रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। ये स्टिमुलेट करता है इंस्पिरेटरी मसल्स को टू कंट्रोल द नॉर्मल रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज इंस्पिरेटरी सेंटर। इट लाइज ऑन द डॉर्सल वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के डॉर्सल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। अगर हम इंस्पिरेटरी सेंटर की बात करेंगे, ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ये स्टिमुलेट करता है किसको? सर ये स्टिमुलेट करेगा इंस्पिरेटरी मसल्स को टू कंट्रोल द नॉर्मल रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज द इंस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। और अगर हम एक्सपिरेटरी सेंटर ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करेंगे, ये कैसे काम करता है? पहला पॉइंट आप ये होना चाहिए, ये कहां पे लाई कर रहा है? इट लाइज ऑन द डॉर्स वेंट्रल वॉल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा के वेंट्रल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। कौन? एक्सपिरेटरी सेंटर। एक्सपिरेटरी सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है? ऑन द वेंट्रल वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है? अगर हम इसकी बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग ये डोरमेंट रहता है। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सपिरेटरी सेंटर जो है नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान इट रिमेन्स डोरमेंट, ये चुप करके बैठता है। कौन? एक्सपिरेटरी सेंटर लाइज ऑन द वेंट्रल वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अगर हम इस एक्सपिरेटरी सेंटर की बात करेंगे, ये डोरमेंट रहता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ये चुप करके बैठता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्टिवेट होके ये क्या करेगा? ठीक है, ये क्या करेगा उस वक्त? ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट कंट्रोल्स द पावरफुल कंट्रैक्शन ऑफ एक्सपिरेटरी मसल। एक्सपिरेटरी कंट्रोल करता है पावरफुल कंट्रैक्शन एक्सपिरेटरी मसल्स का ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो यहां पे इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी में पहली फर्क यहां पे ये देखनी है। इंस्पिरेटरी सेंटर जो है इट लाइज ऑन द डॉर्सल वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। एक्सपिरेटरी सेंटर में अगर हम बात करेंगे, इट लाइज ऑन द वेंट्रल वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर हम इस इंस्पिरेटरी सेंटर की बात करेंगे, ये स्टिमुलेट करता है कंट्रैक्शन, ये स्टिमुलेट करेगा कंट्रैक्शन ऑफ द इंस्पिरेटरी मसल्स, जिसकी वजह से रेगुलेट हो जाएगी नॉर्मल रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहां पे एक्सपिरेटरी सेंटर की बात करेंगे, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सपिरेटरी सेंटर जो है ना, ये क्या होता है? ये डोरमेंट रहता है। सर ये डोरमेंट रहता है, बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है किनको? ये कंट्रोल करता है एक्सपिरेटरी मसल्स को ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। उसकी वजह से रेगुलेट होती है उसकी फोर्सफुल, जो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन करनी पड़ती है, उस वक्त एक्सपिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये दो आपने समझे होंगे, इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर, ठीक है। अगर हम इस रेस्पिरेशन की बात करेंगे, एक रेस्पिरेटरी साइकिल जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है, दिस इज वन रेस्पिरेटरी साइकिल। एक रेस्पिरेटरी साइकिल में 5 सेकेंड्स लगते हैं। कितने? 5 सेकेंड्स। इंस्पिरेशन में 2 सेकेंड्स लगते हैं और एक्सपिरेशन में 3 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन में 2 सेकेंड्स लगते हैं और एक्सपिरेशन में 3 सेकेंड्स लगते हैं। सर ये क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, जो आप एक्टिवली करते हो, पैसिव खुद ही हो जाती है, वो सुस्त होकर जाते हैं। दैट इज व्हाई एक्सपिरेशन टेक्स 3 सेकेंड्स एंड इंस्पिरेशन टेक्स 2 सेकेंड्स एंड वन रेस्पिरेटरी साइकिल इट टेक्स 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहां पे इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर मैंने आपको पढ़ाया। आई होप कि आपको समझा होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे और दो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं पोनस वेरोले के फ्लोर में, ठीक है। कौन कौन सा सेंटर? सर नंबर 1 इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड नंबर 2 इज द एपन्यूस्टिक सेंटर। इफ वी टॉक अबाउट द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये अपर पार्ट ऑफ पोनस वेरोले में प्रेजेंट होता है। यहां पे आप लिखना पहला पॉइंट, इट लाइज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोनस वेरोले। कौन सा सेंटर? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। ये क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? जब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है, बट ये डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज करता है। क्या बेटा? मैंने कहा जो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ना इस पोनस वेरोले का, ये अपर पार्ट ऑफ द पोनस वेरोले में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 में यहां पे बोल रहा हूं कि जब ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर स्टिमुलेट होता है, जब ये स्टिमुलेट होता है, अपॉन द स्टिमुलेशन ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द ब्रीदिंग बट डिक्रीजेस द डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग। देखिए, रेट ऑफ द ब्रीदिंग और डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, दिस इज द रेट ऑफ द ब्रीदिंग, दिस इज द रेट ऑफ द ब्रीदिंग। जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो रेट ऑफ द ब्रीदिंग इंक्रीज होती है बट डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग डिक्रीज। देखो डेप्थ क्या होती है?
डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से जब रेट ऑफ द ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी और डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से जो अंदर मेम्ब्रेन है ना, लंग्स का मेम्ब्रेन है ना, वो इवापोरेशन करेगा, ठीक है, उसमें इवापोरेशन हो जाएगी। उसकी वजह से इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। तो यहां से कूलिंग इफेक्ट में क्वेश्चन बनेगा आपको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से, और जो एक्सपिरेटरी सेंटर से, जो एक्सपिरेटरी सेंटर है ना, यहां से आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा कि एज इट रिमूव्स डोरमेंट ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इट लाइज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोनस वेरोलाई। ये अपर पार्ट ऑफ द पोनस वेरोलाई में प्रेजेंट होता है। और अगर हम दूसरी बात करेंगे ना इसके, तो जब ये स्टिमुलेट हो जाता है, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ ब्रीदिंग, बट डिक्रीज करता है डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग। डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग को डिक्रीज करता है, तो उसकी वजह से इवापोरेशन इफेक्ट दिखाता है, अंदर मेम्ब्रेन इवापोरेशन करता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एपन्यूविस्टिक सेंटर, अगर हम एपन्यूविस्टिक सेंटर की बात करेंगे, ये लोअर पार्ट ऑफ द पोनस वेरोलाई में प्रेजेंट होता है। कौन? एपन्यूविस्टिक सेंटर इज प्रेजेंट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ पोनस वेरोलाई, ठीक है। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है इंस्पिरेशन बाय सेंडिंग एक्साइटरी सिग्नल्स टू इंस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द मेडुला, ठीक है। एज देखिए क्या करता है, ये प्रमोट करता है इंस्पिरेशन को। कौन? एपन्यूविस्टिक सेंटर प्रमोट्स द इंस्पिरेशन। कैसे? ये एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेजता है इस इंस्पिरेटरी सेंटर को कि आप क्या करो। जब एक्साइटेटरी सिग्नल ये भेजेगी ना, तभी ये इंस्पिरेटरी सेंटर काम करेगा, ठीक है, तभी ये इंस्पिरेटरी सेंटर काम करेगा। इट मींस दैट ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है इंस्पिरेशन को। कौन सा सेंटर? एपन्यूविस्टिक सेंटर ऑफ द पोनस वेरोलाई। इट प्रमोट्स द रेस्पिरेशन, इट promotes the inspiration by sending the excitatory signals to the inspiratory center, and उसके बाद inspiration आराम से हो जाती है, ठीक है। These are the four centers for nervous control की मैं बात कर रहा हूं। उसमें 4 centers होते हैं जो नॉर्मल रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये जो 4 centers है, ये फ्लोर ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा और पोनस वेरोलाई में प्रेजेंट होते हैं। सर मेडुला ऑब्लांगेटा में 2 होते हैं, इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर। और अगर हम पोनस वेरोलाई की बात करेंगे, यहां पे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपन्यूविस्टिक सेंटर। एंड सर हमने इन चारों की फंक्शन भी देखी। ऐसे नर्वस कंट्रोल होता है। तो अब क्या दूसरा कंट्रोल हम पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल कंट्रोल, ठीक है, दैट इज केमिकल कंट्रोल। चलिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंट्रोल। सर नर्वस कंट्रोल हमने देखा, 4 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के फ्लोर में और 2 होते हैं किसके फ्लोर में? सर पोनस वेरोलाई के, और उनके फंक्शंस भी हमने देखे। सर अब हमें वैसे ही समझाए केमिकल कंट्रोल। देखिए पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होगी ना, देखो कभी कभी हम ऐसे 2-3-4 मिनट के लिए ऐसे रखते हैं, ठीक है। इट मींस दैट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। सडनली जब आप ये ऐसे ही छोड़ते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग शुरू होनी जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाता है। सर इसके पीछे हमें मैकेनिज्म दिखाई, यही मैकेनिज्म हम यहां पे देखने जा रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई ब्लड में, तो इसकी वजह से स्टिमुलेट होता है बोथ इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी सेंटर। स्टिमुलेटर्स बोथ इंस्पिरेटरी as well as inspiratory as well as expiratory center, ठीक है, एक्सपायरेटरी सेंटर्स। तो अगर सर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो गई, सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई ना बॉडी फ्लूइड में, ये स्टिमुलेट करता है बोथ इंस्पिरेटरी एज वेल एज
एक्सपेरेटरी सेंटर्स को। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर? वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई बॉडी फ्लूइड में तो ये स्टिमुलेट करता है बोथ इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपेरेटरी सेंटर्स को। जब ये स्टिमुलेट होंगे ये इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपेरेटरी सेंटर, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी फॉर्मेशन and dissociation and dissociation of carbonic acid, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी और डिसोसिएशन भी इससे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज है तो ये स्टिमुलेट करता है बोथ इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी सेंटर्स को, जिसकी वजह से फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा सर? जब कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन और डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है ना ब्लड में, उसकी वजह से H+ कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ये इंक्रीज हो जाती है। सर अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी तो सर उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है? उसकी वजह से pH ऑफ द ब्लड डिक्रीज होता है, pH ऑफ ब्लड डिक्रीज होता है। सर आपने कहा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी बॉडी में तो ये स्टिमुलेट करेगा बोथ इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी फॉर्मेशन और डिसोसिएशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड। जब ये सर इंक्रीज हो जाएगी इसकी फॉर्मेशन और डिसोसिएशन, इसकी वजह से इंक्रीज होती है H+ कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। सर जब ये इंक्रीज होगी तो pH ऑफ द ब्लड डिक्रीज हो जाएगा। सर नॉर्मल pH कितना होता है? 7.2 to 7.4। जब सर इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा pH ऑफ द ब्लड, इट मींस दैट ये 7 से नीचे आ जाएगा। जब 7 से नीचे आया ब्लड का जो pH नीचे आया 7 से, ठीक है, तो ये एसिडिक बन जाएगा। सर जब ब्लड का pH डिक्रीज हो जाएगा सर यहाँ पे एसिडोसिस हो जाती है। सर एसिडोसिस क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिड इन द बॉडी फ्लूइड में एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। सर जब एसिडोसिस अब हो गया, अब हमें समझ आया एसिडोसिस भी क्या होता है। एसिडोसिस जब हो गया, एसिड जब हो गया बॉडी फ्लूइड में, सर फिर ये क्या करेगा? ये कीमो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर? कीमो रिसेप्टर्स हमारे कीमो रिसेप्टर सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो लाई करता है कहाँ पे सर? जो लाई करता है वॉल ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगी और उसकी वजह से कीमो स्टिमुलेट हो जाएगी प्रेजेंट ऑन द dorsal wall, present on the मेडुला ओब्लांगेटा, वॉल ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। और जब ये सर स्टिमुलेट हो जाएगा, जब ये कीमो रिसेप्टर सेंटर जो है, कीमो सेंसिटिव सेंटर ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा स्टिमुलेट हो जाएगा, फिर इसकी वजह से सर क्या हो जाता है? तो ये सिग्नल्स, एक्साइटरी सिग्नल्स सेंड करेगा इंस्पिरेटरी सेंटर्स को, एंड आफ्टर दैट एक्साइटेटरी सिग्नल्स ये सेंड करेगा एक्साइटेटरी सिग्नल्स टू रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ठीक है। तो सर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक मिनट सर, हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से स्टिमुलेट होता है बोथ इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी सेंटर्स, ठीक है। और उसकी वजह से जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से फॉर्मेशन और डिसोसिएशन हो जाएगी कार्बोनिक एसिड की, फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से
H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में। सर जब H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई उसकी वजह से pH ऑफ द ब्लड डिक्रीज हो जाता है। जब pH ऑफ द ब्लड डिक्रीज हो गया इट मींस दैट ब्लड जो है ये एसिडिक बन गया, तो सर इसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। सर व्हाट इज एसिडोसिस? एसिडोसिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिड इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिड हो जाएगा, दैट इज एसिडोसिस। और जब एसिडोसिस हो जाता है ये कीमोरिसेप्टर्स जो है, यहाँ पे कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है हमारे कीमो सेंसिटिव सेंटर जो वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहां पे फिर वो एक्साइटेटरी सिग्नल्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स को भेजेंगे। उसके बाद हम फोर्सफुली फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, फोर्सफुली हम रेस्पिरेशन फिर करते हैं। ये था कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर बॉडी में इंक्रीज हो गई तो वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल कंट्रोल। सर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज अगर हो जाती है सर स्टिमुलेट करता है बोथ इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी सेंटर्स, एंड उससे क्या हो जाता है सर इंक्रीज होती है फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द कार्बनिक एसिड, एंड आफ्टर दैट जब इंक्रीज हो गई फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द कार्बनिक एसिड उसकी वजह से इंक्रीज होती है H प्लस कंसंट्रेशन इन द ब्लड। जब H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई ब्लड में तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा pH ऑफ द ब्लड। सर जब pH ऑफ द ब्लड डिक्रीज हो 7.2 से नीचे आ जाएगा, जब ये 7 से नीचे आ जाएगा तो ये एसिडिक बन जाएगा एंड इट लीड्स टू द एसिडोसिस। तो एसिडोसिस हो जाएगा। सर एसिडोसिस बोले तो कि एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिड इन द बॉडी फ्लूइड। जब बॉडी फ्लूइड में एसिड, जब ब्लड में एसिड जो जमा हो जाएगा तो ये कीमो रिसेप्टर सेंटर जो कीमो सेंसिटिव सेंटर को थ्रू द कीमो रिसेप्टर से सिग्नल भेजता है, और वो क्या करता है वो एक्साइटरी सिग्नल्स भेजेगा बहुत रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, और आप फोर्सफुली या फिर आप रेस्पिरेशन कर पाओगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट्स बनाओ। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में कम हो जाती है। अगर हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स को देखें ना बेटा, ये लेस सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई आपके बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, आपकी बॉडी फ्लूइड में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखोगे रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर लेस सेंसिटिव टू ऑक्सीजन चेंजेस इन ब्लड देन कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं ना ये लेस सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन चेंजेस ब्लड में, जब ऑक्सीजन चेंज हो जाए एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ये हाई सेंसिटिव दिखाता है वाइल एज ऑक्सीजन को कम, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंटली अगर डिक्रीज हो जाएगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड, तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है, दम हो जाता है, दम घुटता है, ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाता है। और अगर ठीक है, अगर इंक्रीज हो गई H प्लस कंसंट्रेशन, अगर इंक्रीज हो गई ना H प्लस कंसंट्रेशन किसमें ब्लड में, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी जब H प्लस लेवल इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में उसकी वजह से pH डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, यानी एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी ब्लड में। एंड नंबर 3, अगर इंक्रीज हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इंक्रीज हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर ऑक्सीजन की चेंजेस ब्लड में आ जाती है ना हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो लेस सेंसिटिव होते हैं, वाइलेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अगर अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया ना हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर हाई सेंसिटिव दिखाते हैं, ठीक है। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगा आपके ब्लड में देन हाइपोक्सिया हो जाएगा। अगर H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर इंक्रीज होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, देन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये था केमिकल कंट्रोल, ठीक है, तो ये था केमिकल कंट्रोल, ठीक है।
पहले हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन कि हमारी रेस्पिरेशन जो है ये कैसे कंट्रोल में रहता है, ठीक है। एक खुद अगर मैं सो भी जाता हूँ तब भी 12 to 6 टाइम्स पर मिनट हम मुझे रेस्पिरेशन हो जाती है। तो ये इसको कौन अंदर जो क्या मैकेनिज्म छुपा है सो दैट कि हमारा जो रेस्पिरेशन है ये कंट्रोल में रहती है। पहले मैंने बताया कि अगर हम बेसिक रिदम देखेंगे रेस्पिरेशन को तो रेस्पिरेशन के बेसिक रिदम हम देखेंगे, इसको रेगुलेट करते हैं दो सेंटर्स। क्या इसको रेगुलेट करते हैं दो सेंटर्स? नंबर वन इज द नर्वस कंट्रोल, ठीक है, दो कंट्रोल्स इसको रेगुलेट करते हैं। नंबर वन इज द नर्वस कंट्रोल एंड नंबर टू इज द केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल जब हमने देखा ये बेसिक रिदमिसिटी ऑफ रेस्पिरेशन को मेंटेन रेगुलेट रखते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं नर्वस कंट्रोल से, ठीक है। तो जब हमने देखे वो 4 कंट्रोल्स, 2 थे वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा में और 2 थे वॉल ऑफ पोनस वेरोली में, ठीक है। और जब हमने वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा में 2 देखे तो वहां पे इनस्पिरेटरी सेंटर था और एक्सपिरेटरी सेंटर था, वहां पे इनस्पिरेटरी सेंटर था और एक्सपिरेटरी सेंटर था। और जब हमने इनस्पिरेटरी सेंटर में देखा, इनस्पिरेटरी सेंटर ये डोर्सल वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है इनस्पिरेटरी मसल्स को टू रेगुलेट द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेगुलेट करने के लिए। और एक रेस्पिरेटरी साइकिल 5 सेकंड्स में होता है, 3 सेकंड्स में एक्सपायरेशन और इनस्पिरेशन 2 सेकंड्स में, क्योंकि इनस्पिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, दैट इज व्हाई इट टेक्स 2 सेकंड्स, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस एंड इट टेक्स 3 सेकंड्स, ठीक है। एंड वन कार्डियक साइकिल, इफ वी टॉक अबाउट द वन कार्डियक साइकिल, नॉट कार्डियक साइकिल, आई एम सॉरी, one respiratory cycle it takes total 5 seconds, it takes total 5 seconds, yes। तो चलिए इसके बाद हमने देखा एक्सपिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। ये वेंट्रल वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है और ये डोरमेंट रहता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग में ये डोरमेंट रहता है, चुप करके बैठता है, सो के रहता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला ये ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ये स्टिमुलेट करता है स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन एक्सपिरेटरी मसल्स का, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला जो पोनस वेरोली में 2 रीजन्स थी, पोनस वेरोली में 2 रीजन्स थी। नंबर 1 इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड नंबर 2 इज द एपन्यूविस्टिक सेंटर। अपर पार्ट ऑफ द पोनस वेरोली में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है और ये जब ये स्टिमुलेट हो जाता है, ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो अपर पार्ट ऑफ पोनस वेरोली में होता है, जब ये स्टिमुलेट होता है ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ ब्रीदिंग बट डिक्रीज करता है डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। उसकी वजह से अंदर मेम्ब्रेन में इवापोरेशन हो जाती है। जब मेम्ब्रेन में इवापोरेशन हो गई तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट ये दिखाता है। और उसके बाद मैंने बोला एपन्यूविस्टिक सेंटर, ठीक है। एपन्यूविस्टिक सेंटर जो होता है ये प्रमोट करता है रेस्पिरेशन को। सर कैसे करता है प्रमोट? जो अभी मैंने बोला, ठीक है। ये प्रमोट करता है रेस्पिरेटर बाय सेंडिंग द एक्साइटेटरी मसल्स टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्साइटेटरी मसल्स सेंड करता है, ठीक है। ये सेंड करता है एक्साइटेटरी सिग्नल्स टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स सो दैट ये प्रमोट करता है रेस्पिरेशन को। और एक एरिया होता है दैट इज अ कीमोसेंसिटिव एरिया। तो दूसरी हमने पढ़ी केमिकल कंट्रोल से, 2 कंट्रोल्स पढ़ने थे ना, एक तो नर्वस कंट्रोल पढ़ा, अब उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल कंट्रोल। मैंने बोला कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई बॉडी में, अगर अंदर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, जो ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है बोथ द इंस्पिरेटरी एज वेल एज द एक्सपिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है। जब ये दोनों सेंटर स्टिमुलेट हो जाते हैं ना, ये करते हैं इंक्रीज फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड। जब फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड इंक्रीज हो जाएगी ना, उसकी वजह से H+ की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। जब H+ की लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से डिक्रीज होता है ब्लड का pH, यानी एसिडिक हो जाता है। 7.2 से नीचे आ गया और 7 से नीचे आ गया तो
pH ऑफ ब्लड जो है डिक्रीज हो जाती है, और जब ये डिक्रीज हो गया उसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है। सर एसिडोसिस क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिड इन द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। जब एसिड एक्यूमुलेट हो गया तो ये कीमो रिसेप्टर्स को सिग्नल भेजता है, जो कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ द मेडुला, जो वॉल ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो क्या करता है? वो सिग्नल्स भेजता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कि जल्दी क्या करो, जल्दी रेस्पिरेशन करो। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी केमिकल कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ऑक्सीजन। तो अगर हम ब्लड में जब ऑक्सीजन की चेंज आती है ना तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स लेस सेंसिटिव होते हैं, एज वेल एज अगर हम बात करेंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाई सेंसिटिव होते हैं। अब देखते हैं कि अगर सिग्निफिकेंटली पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम हो गया तो हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। दम घुटने लगता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने बोला अगर H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई देन उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया आपके ब्लड में उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये थी अभी तक जो हमने पढ़ा इसकी समरी, ठीक है। अब आप लिखोगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब आप लिखोगे कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब अगर मैं यहां तक आपको बोलूंगा, यहां तक क्या क्या हमने पढ़ा, पहले वाले लेक्चर की बात मैं कर रहा हूं। पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा हाउ रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, व्हाट इज द नीड ऑफ द रेस्पिरेशन, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। थर्ड लेक्चर में पढ़ा हमने एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। फोर्थ लेक्चर अभी पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसमें दो सेंटर्स हमने पढ़े। नंबर 1 हमने पढ़ा नर्वस कंट्रोल एंड नंबर 2 पढ़ा हमने केमिकल कंट्रोल। अब आप लास्ट पेज पे जाओ अपने इस वाले चैप्टर के, वहां पे लिखा है कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अगर हम इन कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे ना, अगर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो बहुत सारी है, ठीक है। बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, बट जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया ना हमें वही पढ़ना है। पढ़ने को तो एक समंदर है, पर पढ़ना वही है जो रिलेवेंट है, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने बोला कि अगर आप 16 घंटे भी पढ़ रहे हो और ये आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, देन देयर आर लेस चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। और वो बच्चा जो भी 8 घंटे पढ़ रहा है और एक मजे की तरह पढ़ रहा है, ठीक है, एक अच्छे हिसाब में पढ़ रहा है, 8 आवर्स वो स्टडी कर रहा है, वो उसको अगर पता है ना रिलेवेंसी, और उसको रिलेवेंट पता है ना मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एंड ही विल गेट सिलेक्टेड अगर वो 8 ही घंटा पढ़ेगा। सो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ने को तो एक समंदर है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, ठीक है। एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। जब मैं 11th में था, लोकल में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने गया, वहां पे एक उस्ताद थे, उसको हम अलगी कहते थे, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने पीएचडी कर रखी थी माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक। उसने बोला कि अगर मैं अलगी पे आपको मैं 2 महीने पढ़ा सकता हूँ, और सच में उसने 2 महीने अलगी के ऊपर पढ़ाई, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी उसने पढ़ाई हमको, और 200 की कॉपी हमने ली थी, वो भी खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद हम याद करते गए, जब बोर्ड्स में गए तो वहां पे भी कोई क्वेश्चन नहीं, जब हम नीट पढ़ने गए और जब हम नीट के एग्जाम में अपेयर हो गए वहां भी कोई क्वेश्चन नहीं था। वो हमें अपनी नॉलेज दिखा रहा था, हमें कोई नॉलेज यहाँ पे नहीं दिखानी है, हमको भी इतना ही पता है जितना एनसीईआरटी पे लिखा है, ठीक है। इसके बियॉन्ड हम जाएंगे, और ये एक बॉर्डर होता है, इस बॉर्डर से के बियॉन्ड हमें नहीं जानना है, ठीक है। एक लाइन है, एक ग्राफ दिया गया है, हम इसी ग्राफ और इसी रास्ते से चलेंगे, जिस रास्ते से अभी कोटा में जो कोई कोटा के उस्ताद के सामने अभी बच्चा बैठ रहा है, मुझे उसी के साथ कंपीट करना है, हमें देखना है कि वो क्या पढ़ रहा है, हमें भी वही पढ़ना है। दैट इज वाई कि मैं यहाँ इस बात पे बोल रहा हूँ कि कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, बट पढ़ने वही है जो आपके एनसीईआरटी पे मेंशन है, ठीक है। पहला आप लिखोगे अस्थमा, ठीक है, अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, ठीक है। अस्थमा क्या होता है, देखिए, नैरोइंग एंड इन्फ्लेमेशन,
narrowing and inflammation of bronchi and bronchioles. Bronchi and bronchioles. Narrowing और inflammation किस किस की? Bronchi and bronchioles. ठीक है, जब नैरोइंग और इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्रोंकी और ब्रोंकियोलस की, इसकी वजह से डिफिकल्टी आ जाती है ब्रीदिंग में. ठीक है, डिफिकल्टी आ जाएगी ब्रीदिंग में. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, especially expiration. अस्थमा क्या होता है सर? ये नैरोइंग और इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकी और ब्रोंकियोलस की, जिसकी वजह से डिफिकल्टी आती है ब्रीदिंग करने में, स्पेशली एक्सपायरेशन करने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि नैरोइंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकी और ब्रोंकियोलस की, जिसकी वजह से डिफिकल्टी आ जाएगी हमारी ब्रीदिंग करने में, स्पेशली एक्सपायरेशन करने में. उसको हम अस्थमा कहते हैं. ठीक है, उसको हम अस्थमा कहते हैं. तो इतना ही आपके एनसेट भी मेंशन है, बट एक दो पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करेंगे. सो क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए, सर कैसे, अगर आपने बोला नैरोइंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकी और ब्रोंकियोलस की, जिसकी वजह से डिफिकल्टी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं फिर अस्थमा कहते हैं. ठीक है, स्पेशली एक्सपायरेशन करने में हो जाती है. ठीक है, तो अगर आपने कहा कि नैरोइंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आप बोले कैसे हो जाती है इन्फ्लेमेशन. पहले आप देखोगे कॉजेस क्या है इसके. कॉजेस तो बहुत सारे हैं, दो तीन आप यहां पे लिखिए. ठीक है, नंबर वन कॉज आप लिखोगे, ऐसे लिखना है. ठीक है, कॉजेस. नंबर वन कॉज यहां पे लिखोगे pollen grains of plants. इन्हें कॉजेस. ठीक है, ये पहला कॉज है, इसकी वजह से भी ये हो सकता है. हाउस डस्ट. ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स हाउस में होते हैं, इसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है. कुछ एनिमल्स, ठीक है, सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हैं जिनमें वो एलर्जेंस प्रेजेंट होते हैं जो अस्थमा क्रिएट करते हैं. ठीक है, सर्टेन एनिमल्स. कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो एलर्जेंस है, किसके लिए? अस्थमा के लिए. तो आप लिखेंगे एस्पाइरिन, ड्रग्स लाइक एस्पाइरिन. ठीक है, ये कॉजेस है अस्थमा के. तो ये चीजें क्या करते हैं, जब पोलन ग्रेन्स इनहेल किया किसी ह्यूमन ने, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है गॉबलेट सेल्स जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस रिलीज करते हैं एचसीएल से बचने के लिए. ठीक है, बट ये क्या करते हैं, ये एलर्जेंस क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स या हाउस डस्ट एटसेट्रा, ये इन गॉबलेट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि आप एक्स्ट्रा, ठीक है, आप एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट करो. क्या? आप एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट करो. ठीक है, आप एक्सेस म्यूकस सिक्रीट करो. जब एक्सेस म्यूकस, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेंगे गॉबलेट सेल्स को. गॉबलेट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और गॉबलेट सेल्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं, ये एक्सेस यहां पे एक्सेस सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हो जाता है. और जो ये म्यूकस है ना, म्यूकस ऊपर आके लंग्स में आके ये इन किसमें, ब्रोंकी और ब्रोंकियोलस में क्लॉग्स बनाते हैं. ये क्लॉग्स, फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉग्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉग्स इन ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोलस, ठीक है, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोलस. अब ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोलस में
क्लॉग्स बन गए, ठीक है। अब क्लॉग्स बन गए ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। जब इनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस जमा हो जाता है, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, ठीक है, किसकी वजह से? इस म्यूकस की वजह से ये क्लॉग्स बनाते हैं इसमें, और उसी की वजह से फिर अस्थमा हो जाता है एंड इट लीड्स टू द डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, स्पेशली एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, इतना वो पूछता ही नहीं है। मैं यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए कि कैसे हो जाती है इनकी इन्फ्लेमेशन, ठीक है, कैसे हो जाती है इनकी इन्फ्लेमेशन। तो अस्थमा जो है, अस्थमा इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नैरोइंग एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स लीड्स टू द क्या, ये डिफिकल्टी करता है ब्रीदिंग करने में, स्पेशली एक्सपायरेशन। और मोस्ट कॉमन अगर हम देखेंगे कॉजेज इसके पोलन ग्रेन्स ऑफ प्लांट से, हाउस डस्ट है, ठीक है, सर्टेन एनिमल्स एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन एटसेट्रा, ये स्टिमुलेट करते हैं गॉबलेट सेल्स को जो सिक्रेट करते हैं एक्सेस म्यूकस। जब ये सिक्रेट करेंगे एक्सेस म्यूकस, उसकी वजह से क्लॉग्स बनेंगे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में एंड लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स, और उसको हम अस्थमा कहते हैं, ठीक है। अब अस्थमा भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट आप लिखिए एम्फिसिमा या एम्फाइसिमा, ठीक है। एम्फिसिमा बोले तो आप एम्फिसिमा बोलो या एम्फिसिमा बोलो, बस क्वेश्चन वहां पे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। एम्फिसिमा, EMPHY, एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा क्या होता है? एम्फाइसिमा बोले तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना इन्फ्लेशन। ये मार्केट इन्फ्लेशन नहीं है, ये असल में इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लिखिए क्या होता है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ द alveoli and a rupture of alveoli valves leading to thin walled air spaces called pulmonary bullae, pulmonary bullae bullae, which may cause pneumothorax, देखिए ये क्या होता है एम्फाइसिमा। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवर इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेमेशन होती है एल्वियोलाई की ओवर इन्फ्लेमेशन की वजह से। जब एल्वियोलाई है, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, अगर एल्वियोलाई में ओवर इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है, ये एल्वियोलाई इतना था, इसमें ओवर इन्फ्लेमेशन हो गई, उसके बाद ये रप्चर होता है। क्या होता है? रप्चर होता है। पहले हम क्या लिखेंगे? ओवर इन्फ्लेमेशन है, ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई हो जाती है। अगर ओवर इन्फ्लेमेशन एल्वियोलाई की हो जाएगी ना, उसकी वजह से रप्चर हो जाता है एल्वियोलाई। क्या होता है? रप्चर होता है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई रप्चर हो गए, टूट गया, ठीक है, एल्वियोलाई फट गया ये एल्वियोलाई, ठीक है। और जब ये फट जाता है ये थिन स्पेसेस बनाता है, उनको हम कहते हैं पल्मोनरी। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ थिन स्पेसेस, उनको हम कहते हैं पल्मोनरी बुले, ठीक है, पल्मोनरी बुले। पता नहीं बुले क्या है, ठीक है, BULLAE, पल्मोनरी बुले करता है। क्या मैंने बोला कि एम्फाइसिमा क्या होता है? ओवर इन्फ्लेमेशन एल्वियोलाई की होती है। जब ओवर इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं ना, उसकी वजह से रप्चर हो जाती है एल्वियोलाई। जब रप्चर हो गए एल्वियोलाई, उसकी वजह से फॉर्मेशन हो जाती है थिन स्पेसेस की, उनको हम पल्मोनरी बुले कहते हैं, ठीक है। एंड it may leads to pneumothorax. It may leads to pneumothorax. यहाँ पे pneumothorax हो सकता है। सर what is pneumothorax? देखो pneumothorax को हम collapsing lung भी बोलते हैं। pneumothorax को हम collapsing lung बोलते हैं। pneumothorax, इसको हम कोलैप्सिंग लंग भी बोलते हैं। सर ये pneumothorax क्या होता है? देखो लंग्स और बॉडी कैविटी के दरमियान स्पेसेस होती है। क्या लंग्स और बॉडी कैविटी के दरमियान स्पेसेस होती है? अगर इन स्पेसेस में या जब इन स्पेसेस में एयर चला जाएगा ना, इसको हम कहते हैं pneumothorax। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा मींस इन्फ्लेमेशन।
It is the over-inflammation of the alveoli, leads to the rupture of the alveoli, and that eventually leads to the formation of the thin spaces called the pulmonary bullae. And pulmonary bullae may lead to the pneumothorax. So what is pneumothorax? It's also called the collapsing lung. When the air leaks into the space between the lungs and body wall, ठीक है, उसको हम कहते हैं pneumothorax. उसको हम pneumothorax कहते हैं, also called the collapsing lung. And इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी वजह से हो जाती है decrease. इसकी वजह से हो जाती है decrease क्या? Pulmonary ventilation and surface area. And a surface area of lung decrease हो जाता है. Surface area of lung decreases and pulmonary ventilation, PV हो गया, pulmonary ventilation भी decrease हो जाती है. और एक important point, most common cause अगर हम इसका देखेंगे ना, most common cause is सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये हो जाता है, ठीक है. तो अवॉइड स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकिंग की वजह से सर एम्फाइसिमा हो जाता है. सर ये कैसे हो जाता है? अगर मैं यहाँ पे कैसे आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आप कल से मेरा वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि 10-10 घंटे का वीडियो बनेगा फिर, ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट एम्फिसिमा बोले तो इन्फ्लेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई. एंड यहाँ पे इसकी वजह से जब इन्फ्लेमेट हो गया क्या एल्वियोलाई, उसकी वजह से रप्चर हो जाएगा एल्वियोलाई, ये फट जाएगा और ये बनाता है थिन स्पेसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द थिन स्पेसेस कॉल्ड द pulmonary bullae and may leads to the pneumothorax. Pneumothorax is also called the collapsing lung. It is also called the collapsing lung, ठीक है. इसको हम collapsing lung कहते हैं. यहाँ पे lung असल में जो alveolar valves है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है. collapsing lung, alveolar valves डैमेज होके जो स्पेस बिटवीन द, यहाँ पे स्पेस होती है बिटवीन द लंग्स एंड बॉडी कैविटी, उन स्पेसेस में एयर चला जाता है. उन स्पेसेस में एयर चला जाके वो क्या करता है? pneumothorax करता है. और यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ लंग डिक्रीज हो जाता है एंड पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया. एंड मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम देखेंगे ना, मोस्ट कॉमन कॉज इस एम्फिसिमा का, दैट इज सिगरेट स्मोकिंग. सर सिगरेट स्मोकिंग से कैसे हो जाता है? वो हम अगर पढ़ना ही चाहते हो तो कमेंट में लिख देना एंड मैं आपको पढ़ाऊंगा आराम से, ठीक है. मुझे पता है. ये थी पहली 2 कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. कौन? एक तो नंबर 1 था इसमें अस्थमा एंड नंबर 2 एम्फिसिमा. अब आप लिखेंगे थर्ड वन. दैट इज occupational respiratory disease. occupational respiratory disease क्या होती है? वो डिजीज जो आपके अगर कोई ऑक्यूपेशन है, किसी आदमी की कोई ऑक्यूपेशन है, जिस ऑक्यूपेशन की वजह से जो डिजीज हो जाएगी ना, उसको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कहेंगे. कोई आदमी इंडस्ट्रीज में काम करता है, जिन इंडस्ट्रीज में डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा बनते हैं, लाइक स्टोन ग्राइंडिंग. अगर हम सीमेंट फैक्ट्री की बात करेंगे, वहां पे स्टोन की ग्राइंडिंग हो जाती है. जो वहां से डस्ट निकलता है, अगर उस डस्ट से जो इंडस्ट्रीज में जो ऑक्यूपेशन से, ठीक है, डस्ट निकलता है और उसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम टैकल नहीं कर पाता है, उन डिजीज को हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस कहते हैं. लिखिए, those diseases which occur due to exposure of industrial workers to the air pollutants generated from industries. ये वो डिजीज होती है जो एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को हो जाती है. किससे? एयर पोल्यूटेंट जो जनरेट होते हैं इंडस्ट्रीज में. ये है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस. तो इसमें आपको 2 पढ़ने हैं, ठीक है. एक तो आप पढ़ोगे सिलिकोसिस एंड नंबर 2 इज द एस्बेस्टोसिस. सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस. लिखिए पहला सिलिकोसिस, SILICOSIS.
सिलिकोसिस की अगर हम बात करेंगे, लिखिए आप सिलिकोसिस। अगर हम कॉज देखेंगे ना, क्ले सैंड सैंडस्टोन ग्राइंडिंग, ठीक है, सैंड कॉज लिखेंगे, ठीक है, कॉज सैंड सैंडस्टोन ग्राइंडिंग, सैंडस्टोन ग्राइंडिंग, ठीक है, सैंडस्टोन ग्राइंडिंग की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं ना, वो करते हैं सिलिकोसिस। क्या करते हैं? सिलिकोसिस। जो सिलिका पार्टिकल्स है ना, जो यहाँ पे अब सिलिका पार्टिकल्स निकलते हैं, सिलिका पार्टिकल्स लीड्स टू इरिटेशन, सिलिका पार्टिकल्स लीड्स टू इरिटेशन, लीड्स टू इरिटेशन, इरिटेशन हो जाती है। क्या? अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, इसकी इरिटेशन हो जाती है। देन उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाता है। देन फाइब्रोसिस, जो अंदर फाइब्रस टिश्यू होता है ना हमारी लंग के सरफेस पे, जो जिसे लाइन होती है हमारी लंग की सरफेस, उसकी फाइब्रोसिस होती है, परफोरेशन हो जाती है, ठीक है। देन परफोरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, देन परफोरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू की परफोरेशन हो जाती है, परफोरेशन हो जाती है किसकी? फाइब्रस टिश्यू की। तो फाइब्रस टिश्यू की परफोरेशन जब हो गई, उसकी वजह से अंदर क्या बनेगा? अब सर अंदर फॉर्मेशन ऑफ द लंप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यहां पे हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ लंप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू, लंप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, फाइब्रस टिश्यूज, ठीक है, लंप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज अंदर बनेंगे, जिसकी वजह से फिर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना, रेस्पिरेटरी फाइब्रस टिश्यूज इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आरटी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस। नंबर 1 इज द सिलिकोसिस। कॉज क्या इसका? सैंडस्टोन ग्राइंडिंग में जो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, जब इनहेल करता है एक इंसान, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे सिलिका पार्टिकल्स निकलते हैं, वो इरिटेशन अंदर करते हैं, और जब इसने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इरिटेशन किया, उसकी वजह से परफोरेशन हो जाती है हमारे फाइब्रस टिश्यू का, जो अंदर फाइब्रस टिश्यू है उसकी परफोरेशन हो जाती है, वो कट जाता है, और उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ द लंप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू बनता है इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसको हम सिलिकोसिस कहते हैं, उसको हम सिलिकोसिस कहते हैं। वीडियो को पॉज करो और राइट करो, ठीक है। सिलिकोसिस। नंबर 2 आप लिखेंगे एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस। नंबर 1 इज द सिलिकोसिस, नंबर 2 इज एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, ASBESTOSIS, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस क्या होता है? व्हाट इज एस्बेस्टोसिस? ये जब एक इंसान इनहेल करेगा, एक जो इंडस्ट्री में काम करता है एक वर्कर, जब ये इनहेल करेगा एस्बेस्टोस, जब ये इनहेल करेगा ना एस्बेस्टोस, ठीक है, ये नेचुरल एक मिनरल होता है जिसको करेक्शन कोरोजन, जिसमें कोरोजन नहीं होता है, ठीक है, ना ही कोरोजन लगता है इस पे, ना ही रस्ट लगता है इस पे। ये एस्बेस्टोस एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। जब एक इंसान इसको इनहेल करता है ना, ये अंदर लंग्स पे जमा होकर एस्बेस्टोसिस करता है। क्या करता है? एस्बेस्टोसिस। तो देयर आर 2 डिजीज रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज व्हिच आर मेंशन्ड इन आवर एनसीईआरटी, दैट इज फाइब्रोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, ठीक है, फाइब्रोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ना बेटा, यहाँ पे हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे कंक्लूड किया, बट एक यहाँ पे मुझे आपको समझाना है, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि रेस्पिरेशन कैसे करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब मत इंसानी है, अब तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, डाइवर्सिटी तो इतनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे किस ऑर्गेनिज्म में क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ये लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एग्जांपल ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, किस एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इससे तो पिछले 5-6 सालों में क्वेश्चन नहीं बना था, बट एक जगह यहाँ पे क्वेश्चन बना था जो मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। अगर हम स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटस एंड टिनोफोरस यानी फ्लैट वर्म्स की बात करेंगे, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटस एंड फ्लैट वर्म्स,
ये थ्रू बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से ये रेस्पिरेशन करती है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, किसमें डिफ्यूजन होता है सर, सिलेंट्रेटस, टेनोफोरस एंड फ्लैट वर्म्स, ठीक है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटस एंड फ्लैट वर्म्स, इनमें थ्रू बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन हो जाती है। अगर हम देखेंगे अर्थवर्म में या फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में, याद रखना एडल्ट फ्रॉग एंड फ्लैट एंड अर्थवर्म जो होती है, इनमें मॉइस्ट क्यूटिकल होता है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, थ्रू स्किन मॉइस्ट क्यूटिकल होता है अर्थवर्म एंड फ्रॉग में एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मगर फ्रॉग क्या है, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद अगर हम गिल्स की बात करेंगे, गिल्स फिशेस के पास होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास होते हैं, और टैडपोला फ्रॉग, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एडल्ट फ्रॉग के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है और इसी से ये रेस्पिरेशन कर पाती है, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे टैडपोला फ्रॉग की, टैडपोला फ्रॉग के पास गिल्स होते हैं एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अगर हम लिम्यूलस, इसको हम किंग क्रैब कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बना है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बना हुआ है। लिम्यूलस, किंग क्रैब और लिविंग फिशल की बात करेंगे, इनमें बुक गिल्स होते हैं, क्या बुक गिल्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे बुक लंग्स, स्कॉर्पियन और स्पाइडर के पास बुक लंग्स होते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अगर हम कॉकरोच को देखेंगे ना, कॉकरोच से बन सकता है, ठीक है, कॉकरोच को देखते हैं ना, इसके पास ट्राइकियल ट्यूब्यूल्स होते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और अगर हम मोलस्का को देखेंगे, मोलस्का के पास क्या होता है, मोलस्का के पास टेनिडिया होता है, ठीक है, टेनिडिया होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे उधर इधर हो गया, ये खुद ही ठीक कर देना, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। नंबर 1 स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटस एंड फ्लैट वर्म्स, थ्रू बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। एंड अगर हम देखेंगे अर्थवर्म और फ्रॉग को, एडल्ट फ्रॉग को, इनमें मॉइस्ट क्यूटिकल और स्किन के जरिए ये क्या करते हैं सर, रेस्पिरेशन करते हैं। फिशेस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और टैडपोला फ्रॉग की अगर हम बात करेंगे, इनमें गिल्स होते हैं। लिम्यूलस, किंग क्रैब और लिविंग फिश की अगर हम बात करेंगे तो इनके पास बुक गिल्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम स्कॉर्पियन और स्पाइडर की बात करेंगे, इनके पास बुक लंग्स होते हैं। अगर कॉकरोच को देखेंगे हम, कॉकरोच के पास ट्राइकियल ट्यूब्यूल्स होते हैं। और अगर हम मोलस्का को देखेंगे, मोलस्का के पास टेनिडिया होते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो यहां पे हमने कंप्लीट किया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और मैं बहुत ही खुश हूं, जिंदगी में पहली बार मैंने ये चैप्टर, पहला चैप्टर है मेरी जिंदगी का जो मैंने खुद से कंप्लीट किया है। और इसी हिसाब से, इसी एंथुसियाज्म से, हम इसी एनर्जी के साथ ज़ूलॉजी का एक एक लाइन हम जो एनसीईआरटी पे मेंशन है और नीट में आएगी ना, और 11th-12th में है, हम ऐसे ही कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 लेक्चर्स में आपके सामने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके सामने रखा, ठीक है, आपके सामने कंप्लीट की, और एक एक कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट किया हमने। और बीच बीच में हमने जो थ्योरी है ना, थ्योरी डिक्टेट नहीं की, सो दैट कि आपको भी ये मेथड जो है, ये मेथड समझ आ जाए और आपको भी आदत हो जाए ये पढ़ने की, ठीक है, ऐसे पढ़ने की, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लेक्चर्स में मैंने 6 लेक्चर्स बोले थे, बट 4 ही लेक्चर्स में मैंने यहाँ पे ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके सामने कंप्लीट किया। आई होप कि एक एक कंसेप्ट मैंने इसमें कंप्लीट किया, ठीक है। और आई होप कि आप अच्छी अच्छी कमेंट्स करके, और जो भी खामी रही होगी मुझे इस पहले चैप्टर को कंप्लीट करते करते, वो प्लीज आप मेंशन करो कमेंट्स में, सो दैट कि मैं उन पे परफेक्शन लाऊं, ठीक है। तो चलो अलविदा करते हैं इस चैप्टर को यहीं पे, एंड आई होप कि आप अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। किसी भी वजह से मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।